I'll talk a little bit थोड़ा बाहर से to understand little more about this system and थोड़ा देखते हैं अगर कैसे टाइम मिलता है उसके ऊपर है. ओके, सो लेट मी शेयर. चलो, विजिबिलिटी है ना पीपीटी की. सो विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. काले सर ने पूरा मेडिकल एस्पेक्ट ले लिया है ना, तो वो टच करने का जरूरत है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग. या रैंडमली कुछ थोड़ा सा टच करके बात करें? जस्ट लेट मी नो क्या करना है. कोई भी अनम्यूट करके बोलो, बता दो मुझे. So can we just go through that randomly and then move on to the okay. I'll just touch it since it is there, and I'll not go too deep into the medical aspect as it is not much required from the therapeutic point of view, but it is required because whenever we are giving therapy we should have a complete and at least basic knowledge of the anatomy and physiology so that we understand how the systems are working, what exactly will happen when we are going to treat a patient therapeutically, so where it is going to affect, where that organ is actually placed, and what kind of things, मतलब अंदर कैसी कैसी चीजें हो रही है, क्या है, how it is. तो ये सब समझने के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी जरूर है. बहुत डीप में सीखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम के लिए भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बहुत कुछ हमें करना है या ये है. सो जनरली क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत से लोग डरते हैं कि मेडिकल टर्म्स याद नहीं रहते या तो स्पेलिंग उनके नहीं आते. बट डोंट वरी, न्यूमोनिया का स्पेलिंग किसी को नहीं आया है तो कोई चिंता नहीं है, हमें समझ जाएगा कि आपको न्यूमोनिया बोलना है, समझे ना. सो पी के बदले अगर एन से न्यूमोनिया तुम्हारा चालू हो गया तो न्यूमोनिया होने वाले को न्यूमोनिया होता ही है और हमें भी समझ जाएगा कि ये न्यूमोनिया है ना. तो इसका टेंशन लेना नहीं कि स्पेलिंग करेक्ट है, स्पेलिंग के कोई मार्क्स कटते नहीं है. सर आपको क्या आणि मराठीतून लिहिले तर चालतील का? अगदी 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 चालेल. काही असेल मराठीतनं लिहा, हिंदीतनं लिहा, दोन्ही मिक्स लिहा. तुम्हाला समजलं किती हे महत्वाचं है, कितना आपको समझा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना. ऐसा पेपर बहुत साफ सुथरा लिखा है, बहुत डिजाइन वाला पेपर है तो ज्यादा मार्क मिलेंगे ऐसे कुछ नहीं है ना. सो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. मेनली हम क्या करते हैं कि वाइवा जो होती है तो वाइवा से पता चलता है कि कौन किसको कितना सब्जेक्ट समझा है ना. तो इसमें हमें समझ जाएगा एंड वो हमारे लिए काफी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको कितना समझा है ये समझना बहुत जरूरी है. सो वी हैव डन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने देखी. जो मैंने जैसे बताया कि क्लोज सिस्टम है कि पूरे बॉडी के अंदर उतना ही ब्लड है और जितना बर्थ से है उतना ही, अनलेस अंटिल कोई इंजुरी से ब्लड बाहर नहीं जाता है, बट ब्लड अगेन इज गेटिंग रिप्लेनिश और बढ़ते जाता है. बट वही ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहता है ना. और बाद में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड मुंह से चालू होकर एनस तक कंप्लीट है एंड दैट इज अ ओपन सिस्टम. एक साइड से डाल दो, दूसरे साइड से वो निकल जाएगा. जैसे कैसे होता है कि गन्ने का जूस लेते हैं ना, तो गन्ना जैसे डालते हैं पूरा जूस चूस के निकालेगा एंड लास्ट का जो है जिसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा वो फेंक देते हैं. द सेम वे हम लोग फूड खाते हैं, उसमें से जितने भी उपयोगी तत्व है वो सब बॉडी ले लेती है, जो वेस्ट है वो फेंक देती है ना. जो वेस्ट हमारे लिए है, लेट मी टेल यू, जो वेस्ट हमारे लिए है वो हम फेंक देते हैं, मतलब बॉडी फेंक देती है. वो वेस्ट दूसरे के लिए भी काम है ना, मतलब जैसे उसका मैन्योर बनता है, खत बनता है, सॉइल में जाएगा तो उसका वापस से वो बैक्टीरिया उसके ऊपर रिएक्ट करेगी और उसकी वापस मिट्टी बन जाएगी. तो वो दिन एक क्वेश्चन था, आई थिंक शितोड़े सर से था, आई डोंट नो शितोड़े सर है क्या नहीं अभी, बट उनका एक क्वेश्चन. यस सर, यस आई एम देयर. हाँ, तो एक आपका क्वेश्चन था पृथ्वी तत्व के लेक्चर के बाद
कि हम लोग घर में मैन्योर बनाते हैं कि वेदर दैट कैन बी यूज फॉर द एज अ मड थेरेपी, नो, बिकॉज इट इज मैन्योर, नो। तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह है, वो हमारे काम के नहीं है। उसकी पूरी जब भी मट्टी बननी है, और मट्टी कभी बनेगी, रिमेम्बर, मट्टी का 1 इंच का लेयर बनने को सालों लगते हैं, है ना। फर्टाइल सॉइल जिसे बोलते हैं ना, वो बनने के लिए इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू कंप्लीट होने के लिए, मतलब सब पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो। सो जो मैन्योर हम बनाते हैं ना, इवन देन इट इज मैन्योर ओनली, मतलब हम जो खाद बनाते हैं, अपना जो वेट वेस्ट है उससे खाद बनाते हैं, वो पेड़ में डालते हैं या पौधे में डालते हैं, एंड दे ग्रो फास्ट बिकॉज ऑफ दैट, है ना। बट दैट इज नॉट अ सॉइल, वी आर मिक्सिंग दैट मैन्योर इनटू सॉइल, so again it will be treated as a manure only, okay, whether it is organic manure or whether it is a तुम्हारा क्या बोलते हैं केमिकल मैन्योर जो आरसीएफ बनाती है, so both are not useful for our mud therapy. ये क्लियर है अभी? ओके, सो लेट अस मूव। यस सर, यस, क्लियर। तो ये दैट इज, मतलब उसकी पूरी मट्टी बननी चाहिए तो भी ये काम आएगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, हम लोग उसका फास्ट खाद बनाते हैं इसलिए कि हमारे पेड़ पौधों को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, दैट इज द आइडिया। सो ये जो सिस्टम है अभी, दिस इज इंटीग्रेटेड विथ बोथ सिस्टम्स। अभी कैसे है कि बॉडी को जो द्रव्य लगते हैं व्हाटएवर, मतलब बॉडी रिक्वायर्स सम न्यूट्रिशंस, तो फूड से ले लिया डाइजेस्टिव में, एंड सेल की जो रिएक्शन है, मतलब उसमें से उन्होंने फूड में से ग्लूकोज ले लिया है, बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स, बहुत से केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए सेल्यूलर लेवल में ऑक्सीजन की जरूरत है। तो विथ ऑक्सीजन ये सेल्यूलर लेवल पे हो जाएगा। सेल्यूलर लेवल मतलब हमारे बॉडी के सेल, सबसे छोटा पार्ट बॉडी का सेल है, तो हमने टीटीसी में भी पढ़ा है ना। तो सबसे छोटा सेल है, तो छोटा पार्ट है बॉडी का, दैट इज अ सेल। तो सेल में पूरी रिएक्शन सेल के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब, मतलब एनर्जी भी वहां से आती है, ग्लूकोज उसको मिलता है, एंड देन ऑक्सीजन व्हेन इट गोज। तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? नेचुरली ऑक्सीजन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेना। नाउ ऑल द टाइम आई एम टेलिंग, आवर बॉडी इज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग मशीन। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया ना कि एकदम कांच के जैसे एक ब्यूटीफुल जो बर्तन है, हम जैसे संभालते हैं वैसे हमें बॉडी को संभालना है। सो बॉडी इज अमेजिंग मशीन। जैसे हम इस सिस्टम में देखेंगे, इट्स एन अमेजिंग सिस्टम, मतलब वही ब्लड में से कैसे, तो अभी वो ब्लड सर्कुलेट करते हैं, एंड दैट ब्लड इज टेकिंग द ऑक्सीजन। अभी वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना सर्कुलेटरी, वो ऑक्सीजन लेता है। तो कहाँ से लेता है ऑक्सीजन? फ्रॉम द लंग्स। अभी लंग्स ऐसी सिस्टम है, ये दो बनाए गए सिस्टम, कि यहाँ पे हम नाउ हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे चलता है? जनरली हमें पूछा तो वट एवर इमीडिएटली वी से दैट वी ब्रीथ थ्रू नोज, दैट इज करेक्ट, वी आर ब्रीदिंग थ्रू नोज, बट नोज इज नॉट इंस्ट्रूमेंटल फॉर ब्रीदिंग, राइट। सो जब तक मैं आगे जाता हूं तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, क्यों, व्हाट इज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल? किसी को अगर आ गया है तो अनम्यूट करके बता दें। सो व्हाट इज द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग दैट इनिशिएट्स द ब्रीदिंग प्रोसेस? मतलब ब्रीदिंग डायफ्राम है वो, हाँ, डायफ्राम इज इंस्ट्रूमेंटल, देयर इज अ डायफ्राम, लंग्स। डायफ्राम है, तो डायफ्राम इज द मेन थिंग। जैसे डायफ्राम वर्क करता है वैसे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम चलेगी, एकदम करेक्ट। सो डायफ्राम के ऊपर है कि डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी इनहेलेशन, रिलैक्स होता है तो एक्सहेलेशन। सो ये कैविटी जो है चेस्ट की, वो बढ़ाने का काम डायफ्राम से होता है, मतलब एक्सपांड द चेस्ट। फिर हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स है अंदर, दे आर एक्सपांडिंग द चेस्ट। तो आपने सर को देखा होगा, सावंत सर जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, कि बोलते हैं ब्रीदिंग के टाइम में कि लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, shoulders up, expand the chest, take inhalation, and then again बोलते हैं। तो जब भी योगिक ब्रीदिंग के पास आएगा तभी that time I will explain the importance of it. So these are the lungs. So there are different parts. So this is a simple, it is all in the upper portion, मतलब body की only upper region में above the diaphragm is situated the complete respiratory system.
मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वगैरह। बट देर आर दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है ना, मतलब जो होती है, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, फेफड़ों में जाता है, लंग्स में, और वहां से ब्लड ऑक्सीजन ले लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देती है ना। ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन सबसे, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट मैटर, तो वेस्ट मैटर बाहर फेंकने का काम है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लंग्स है। एंड अगेन दैट ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन। हाउ इट कैरीज द ऑक्सीजन? ब्लड में होते हैं रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, लाल रक्त पेशी है ना, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स। सो उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट घटक क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। फिर जहां जहां टिश्यू के ऊपर अंदर जाएगा, जहां जहां सेल लेवल पे जाएगा, मतलब वो आर्टरीज से जाएगा एंड देन इट विल रीच, मतलब ये प्योर ब्लड हो गया ना, फिर पल्मोनरी वेन से जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाहर आयोटा से पूरी बॉडी में पंप होगा। जब भी होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में सेल्यूलर लेवल पे जैसे पहुंचेगा, ये हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन सेल लेवल पे दे देगा। देन अगेन तुम्हारा आरबीसीज है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेगी और फिर छोड़ देगी। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ से लेके वहां तक देना। सो ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलाई थी है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द, तो विलाई के अंदर पूरी ब्लड वेसल्स थी, वहां से उन्होंने क्या लिया, पूरा फूड का न्यूट्रिशन लिया, यहाँ से क्या लिया, पूरा ऑक्सीजन ले लिया। मतलब बॉडी को चलाने के लिए जो सिस्टम्स है, इसमें से इंपॉर्टेंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अभी जाके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थोड़े थोड़े पार्ट्स। तो यहाँ तक ठीक चला, समझ में आ रहा है ना, कोई इश्यू नहीं है ना? हाँ, ओके, शुड आई मूव अहेड? चलो, आई टेक योर परमिशन। अभी इसमें इंपॉर्टेंट सबसे है कि नोज है ना। तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि नेसल कैविटी से अभी हम लोग पूरी ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, दैट टाइम वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नोज। तो नोज में क्या क्या पार्ट्स है, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड रिमेंबर, बॉडी मतलब नेचर की अरेंजमेंट ही ऐसे है ना कि हमारे जो नेसल के दो जो नोस्ट्रिल्स है ना, दे आर ऑलवेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड है ना। व्हाई डाउनवर्ड? कि कोई इजीली हवा आ गई, जोर से हवा आ गई तो हम ऐसे नाक करते, मतलब चेहरा ऐसे करते हैं, नीचे करते हैं। दैट मीन्स द डस्ट डजंट गो इजीली इनटू आवर नोस्ट्रिल्स। मतलब जो इम्प्यूरिटीज है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो नोज में इजीली नहीं जाएगा, इसलिए नोस्ट्रिल्स जो है दो नथुनिया है, दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड। दैट इज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी। जस्ट देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है ये मशीन। सो व्हाट वी डू, वी ब्रीथ थ्रू द नोज। अभी नोज में क्या क्या काम, वो दिन अपने देखा भी होगा पूरा अपने मेडिकल एस्पेक्ट में काले सर के टाइम में, but I will give you another dimension into this nose from the yogic aspect. Don't think that everything is for your exam, but this is for extra information and very important information. तो नोज का काम क्या है, नोज के अंदर हेयर्स है, म्यूकस है। और म्यूकस कहाँ कहाँ से आता है, थोड़ा म्यूकस है, दैट इज द साइनसेस आर गिविंग। साइनसेस पता है ना सबको, कपालभाति में हम साइनस क्लीनिंग करते हैं। सो साइनसेस आर फ्रंटल साइनस, कपालभाति में बोलते हैं ना, भाती तेज आता है कपाल में, दैट इज फ्रंटल साइनस क्लीनिंग होते हैं, जो सबसे ऊपर है। फिर भी थोड़े साइनसेस यहाँ पे, एथमोइड है, स्पिनोइड है, एंड मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे है। दीज आर द कैविटीज, दे आर ऑलवेज लुब्रिकेटिंग द म्यूकस इनटू द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में थोड़ा म्यूकस यानी कि चिकना चिकना जो है लिक्विड, वो हमेशा उसमें आता है। एंड दिस कीप्स ऑल नेसल पैसेज वेट। किस लिए वेट चाहिए? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो अंदर लंग्स में, फेफड़ों में नहीं जाए। क्योंकि लंग्स में क्या है, अंदर जाने के बाद एंड पोर्शन में अल्वियोला है, विच आर वेरी वेरी
स्मॉल एकदम छोटे मिलियंस ऑफ अल्वियोलाइज आर देयर. टोटल 2 लंग्स में मिलके नियर अबाउट 700 मिलियन ऑफ अल्वियोलाई. बट हमें वो नंबर से कुछ लेना देना नहीं, हमें इतना ही समझना है कि ये अल्वियोलाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल वहां तक नहीं पहुंचे, ये केयर करने के लिए हेयर से, और दूसरा ये म्यूकस है तो उसमें से पूरा अटक जाएगा. दिस इज अ डिफेंस सिस्टम, है ना. तो यहाँ पे वो सब अटक लेते हैं. और इसके बाद में टॉन्सिल्स भी होंगे जिसे लिम्फ नोड बोलते हैं. बाकी कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो ये टॉन्सिल्स है. और लिम्फ नोड्स बॉडी में सब जगह में लिम्फ नोड्स होते हैं. वी आर नॉट एक्चुअली टचिंग द लिम्फ नोड्स हियर, बट जहां से टॉन्सिल्स आते हैं इसलिए मैंने ये बताया कि टॉन्सिल्स आर द वन ऑफ द डिफेंस सिस्टम के बैक्टीरिया को वहां ही किल करते हैं. तो ये सब सिस्टम हो गया. एंड देन द एयर पैसेज गोज, ये नेसल पैसेज से एयर अंदर जाएगी, फिर हो जाएगी ट्रैकी में, फिर जाएगी ट्रैकी में क्या होता है एपिग्लॉटिस. क्या है ना, ये पैसेज है ना, यहाँ तक हमारे यूसोफेगस मतलब फूड पाइप एंड विंड पाइप आर ऑलमोस्ट दोनों को एक ही एंट्री है, मुंह से भी नाक से भी दोनों की. मतलब फूड खाते हैं वो भी जाते हैं, बट द अरेंजमेंट इज दैट एपिग्लॉटिस उसके ऊपर इसी तरह से बिठा है कि जब भी फूड स्वॉलो करते हैं तो बंद हो जाएगा, वो कवर करेगा. एंड ग्लॉटिस इज कवरिंग योर लैरिंग्स, जो पैरिंग्स के नीचे वोकल कॉर्ड्स है वो ग्लॉटिस वहां. तो ग्लॉटिस हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करते हैं, उज्जयी प्राणायाम में, है ना. उज्जयी प्राणायाम में ग्लॉटिस कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग जो फ्रिक्शनल ये साउंड निकालते हैं, दैट इज द वोकल कॉर्ड्स के ऊपर से आवाज आती है. एंड फ्रिक्शनल साउंड दैट इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स एंड ऑल दिस थिंग्स उज्जयी में, है ना. तो उज्जयी का वो है. अभी उज्जयी का नहीं करेंगे, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ. एंड अनदर थिंग इज दैट बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहो अंदर ठंडा होता है, तो दिस इज मेकिंग द एयर. तो हम लोग प्राणधारणा में क्या बोलते हैं, थर्ड प्राणधारणा तृतीय में, कि फील द सेंसेशन ऑफ द कूलर एयर कमिंग इनसाइड एंड द वार्मर एयर. उष्ण हवा जो है बाहर जाते एक्सपीरियंस करो, प्राणधारणा सटलर लेवल पे, है ना. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नेसल पैसेज की हवा को करना. अभी इसमें एक सोचने जैसी बात है. दिस इज व्हाट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट दिस इज लिटिल आउटसाइड. अभी जो हमारे लिए देयर आर 2 नोस्ट्रिल्स, लेफ्ट एंड राइट 2 नोस्ट्रिल्स है, हाँ? और बीच में एक सेप्टम है, मतलब जो कार्टिलेज है इसमें जिसे सेप्टम बोलते हैं. इट इज हार्डली फ्यू मिलीमीटर सेंटीमीटर्स, थोड़ा सा पीछे तक है. और उसके बाद में यहाँ से हवा लो, यहाँ से हवा लो, एक ही पैसेज में जाती है ना. तो व्हाई देयर आर 2 नोस्ट्रिल्स. 2 नोस्ट्रिल्स का मतलब क्या है, हवा तो उधर ही से जाती है अंदर, तो पूरा पैसेज में कहीं भी बाइफर्केशन नहीं है. तो ये 2 नोस्ट्रिल रखने का मतलब ही क्या है. सिंगल नोस्ट्रिल रहता तो भी चलता था, क्योंकि हवा तो बाद में सिंगल ही जाती है. तो व्हाई, सो दिस एक्चुअली ये जो सब चीज है ना, तो ये हमारे जो एंसेस्टर्स है, ऋषि मुनि जो है, दे मस्ट हैव थॉट कि नेचर डजंट मेक एनीथिंग अननेसेसरी. देखो नाक की पोजीशन भी उसने जो नीचे की, तो नाक के बीच में जो सेप्टम देने का कुछ तो मतलब होगा. देयर मस्ट बी सम रीजन. वो रीजन क्या होगा, तो विद देयर अमेजिंग contemplation, meditation, कुछ भी हो, but they found out that there is definitely a purpose in having the 2 nostrils. अभी इसमें से आप में से कितने लोगों को मालूम है कि in a day we are breathing through only 1 nostril, either of the nostril, either left or right. Very seldom or very rarely we are breathing through both nostrils. अभी ये थोड़ा अचरज लगेगा कि क्या बता रहा हूं मैं कि दोनों नोस्ट्रिल से, हम तो दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं. बट नो, एक्चुअली योर ब्रीदिंग प्रोसेस इज डोमिनेंस होता है एक साइड का, कभी लेफ्ट का कभी राइट का, ऐसे डोमिनेंस हमेशा रहता है. सो दे थॉट एंड देन दे डिसाइडेड कि यस देयर इज अ पर्पस एंड दे फाउंड आउट. Even you can find out. I'll at the end, if I find the time, I'll tell you how to find out.
कि कौन सा नोस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करते हैं दिन भर और कभी नहीं करते, कभी करते हैं दैट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक नोस्ट्रिल से करते हैं, ये उन्होंने तो जान लिया. और उसकी उन्होंने कारण मीमांसा भी निकाली. वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में दो एनर्जी चलती है. एक तो प्राणिक एनर्जी चलती है जो आपको सबको मालूम है ना. सो दैट प्राणिक एनर्जी हैज गॉट 72,000 नाडीज, पूरे नाडीज है. यू कैनॉट शो द नाडीज, है ना. सो एनर्जी चैनल्स वी कॉल देम. सो दिस एनर्जी चैनल्स में से ऑल ऑफ यू नो दैट देयर इज इड़ा नाड़ी एंड द पिंगला नाड़ी, है ना. इड़ा नाड़ी का जो संबंध है वो चंद्र नाड़ी बोलते हैं, कूलिंग. राइट नोस्ट्रिल का जो है पिंगला नाड़ी, इसको है सन. ये तो सबको मालूम है. एंड इसमें से नया कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना. एंड आगे चल के आपको ये भी मालूम है कि राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू sympathetic nervous system and left nostril is related to parasympathetic nervous system, है ना. तो ये तो उन्होंने तभी जान लिया. एंड व्हाट मस्ट बी द रीजन ये दोनों का ऐसे. तो दे थॉट कि पूरे दिन में द होल डे दिस नेसल साइकिल जो चेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स में चेंज होता है. और कभी कम भी है बट अप्रोक्सीमेटली, कम ज्यादा भी थोड़ा होता है. Sometimes of that we are breathing through left, sometimes we are not. Why it happens? So they could find out कैसे होता है, ये क्या होता है. So they found out that there are different activities we are doing right from morning. Morning में हम शांति से उठते हैं, cool है, then we come into action, रजस मोड में आते हैं. We have to do lot of things. ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को ये करना है, इतनी सारी चीजें. That time means that time the sympathetic nervous system must be getting activated. Then कुछ stress आता है, कुछ tensions आते हैं, कुछ we are dealing ऑफिस के काम में, कुछ आता है घर के काम में, कुछ आता है आज बाई नहीं आई, आज आने वाली नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी है, बिल भरना है. So accordingly as we are doing, दोपहर में थोड़ा शांत हो गए या हो गए, मतलब जो एक्टिविटी के कारण से ऐसे हो नोस्ट्रिल चेंज होते रहता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से. स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ऐसे थोड़ा थोड़ा होता है. About 100 years back, even the modern science they found out कि how it happens. The scientist Chrysler करके he found out that there are turbinates in the both nostrils, right and left में, and they are fully having the fine capillaries, blood capillaries. When the blood comes into that, एक है वो भर जाता है and they have got some erectile tissues है. जैसे ये टिश्यूज फिल हो जाते हैं वो वहां से obstruction create होता है and the flow stops from that particular thing and we start breathing from the other. Then the cycle when it changes, सबसे पहले लेफ्ट से हुआ होगा तो राइट का भरना चालू होता है and then we start breathing from the left. So this is how it keeps on switching and this they are proven scientifically कि this is happening. But exactly why this is happening, वो क्यों हो रहा है, इसका तो परफेक्ट रीजन किसके लिए, but they have deduced many things. For example, जैसे the right nostril breathing is related to left hemisphere of the brain or left nostril breathing is related to right hemisphere of the brain. So as we are using the brain, then the blood sugar, then the stress developed in the body, accordingly these turbinates are filling with blood and वैसे हमारे switching होते रहता है. Okay, so हमारे पूर्वजों ने तो ये जान लिया and then ancestors thought कि अगर ये चीज ऐसी होती है कि हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस से अगर इसमें अगर ये चेंज होते हैं तो व्हाई नॉट डू समथिंग कि इनको ही कंट्रोल करो तो हमारी बॉडी की जो रिएक्शन है अकॉर्डिंगली चेंज होगी. What a beautiful amazing thought. So they develop which pranayam? Alternate nostril pranayam, that is Anulom Vilom. So when you make a balance between the two nostrils, perfect करते हैं, automatically all your systems calm down and that leads to your homeostasis. So that is, ये कहाँ पे दिया नहीं है but still I wanted to share it with you. So why और कैसे प्राणायाम्स डेवलप होते हैं, जैसे उज्जयी का हमने बताया कि ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करके. So these pranayams,
सो ऑल द टाइम ऑल प्राणायाम्स में ये सब ब्रीदिंग का पैटर्न इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वी आर नॉट टीचिंग इट हियर बिकॉज थोड़ा सा डीप है, बट कभी ना कभी ये नॉलेज आके जाके सीखना है. So I'll share you an article which I have written. I'll share you afterwards. Okay. So this, so we are coming to the nose. So that is why I wanted to share ki how important this is. Then we move ahead. Okay. So this is the nasal cavity. This you can have a look. And कैसे cilias है, and then cilia के ऊपर से how that cilias move, and then the air passes through it. एंड देन इसमें है ना कि यू विल अंडरस्टैंड कि ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेल कनेक्टेड. जो नेसल कैविटी तो मुंह में ओपन होती है, इवन देयर इज अ यूस्टेशियन ट्यूब. ऑल ऑफ यू नो यूस्टेशियन. दोनों ईयर से कनेक्टेड है फॉर बैलेंसिंग, है ना. अगर इसमें से ब्लॉकेज हो गया देन यू फील लाइक अ डिजीनेस, मतलब बॉडी का बैलेंस निकल जाता है. So to maintain the pressure correctly, they are given this eustachian tube. और भी आगे जाके दूसरा भी एक connection है, which we'll see in the next thing. Okay. And then what the other purpose is of the nose is the olfaction. Olfaction इसका मतलब just smell, है ना. तो जो हमें smelling करना है, जो गंध लेना है, उसके लिए olfactory information भी nose से मिलती है. So when we breathe, so they are taking the जो भी गंध के जो particles हैं, that will be caught by this olfactory nerve endings will send to the olfactory bulb in the brain. वहाँ पे जो limbic system बताइए अंदर से कि olfactory bulb के यहाँ कैसे जाता है, and then you realize the smell. अभी इसमें another very very important thing, when you smell, इसका डायरेक्ट कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी है. लास्ट टाइम मैंने बताया था, जैसे ही गुड अरोमा ऑफ अ फूड कम्स तो सलाइवरी ग्लैंड स्टार्ट सिक्रेटिंग. तो सलाइवा मुंह में आने के बाद देन द डाइजेशन स्टार्ट्स. सो दिस आल्सो इज वेरी वेरी, सो ऑल सिस्टम्स आर वेरी नाइसली कनेक्टेड. स्मेल का काम है, स्मेल आएगा, स्मेल से सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट होंगे. तो ये सब ऑल आर इंटरकनेक्टेड. दिस इज वेरी वेरी. अभी जो साइनस की बात कर रहे था, तो ये साइनस है. एंड ऑन योर स्क्रीन ये इसके राइट साइड में लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है वो बताएं. मतलब यहाँ पे जो अश्रु जो होते हैं, एक्सेस अश्रु यानी कि जो टीयर्स है एक्सेस, दे आल्सो ड्रिप इनटू द nasal passage. That is even they help making the mucus. So यहाँ से जो दो छोटे चैनल्स हैं वहां से. So sometimes many of you must have noticed eye drops डाले, so in the throat you feel उसका कड़वापन ये आता है. So that means your lacrimal channels are very well functional. So अगर वो ब्लॉक हो गए तो आंखों के विकार जो है आई डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स स्टार्ट. सो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल योगिक क्रियास टू कीप द हाइजीन ऑफ द आईज. सो देखो हाउ ब्यूटीफुली ऑल दिस क्रियाज एंड ऑल एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. सो ये लैक्रिमेंटल ग्लैंड्स और लैक्रिमेंटल चैनल्स के बारे में हम लोग सिंपल योगिक क्रिया में बोलते नहीं है, बट कीपिंग द हाइजीन ऑफ योर आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैनल्स to keep. So when these channels are open, this mucus is and the excess tears is secreted into the nasal cavity to keep it moist. और ये जो layers है epithelial tissue से बने हुए, ये layers है, they are into the complete अपनी जो wind pipe है, bronchial से अंदर जो होते हैं, इनके लिए पूरा they are providing the complete mucus to that system. So this is very 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 important. And pharynx and then larynx है ना. pharynx है, it's a joint, यहाँ पे दोनों चैनल मिलते हैं. epiglottis, you can see epiglottis ऊपर है, ये जो विंड पाइप को बंद करता है. एंड epiglottis के बिल्कुल निचले वाली, एक मिनट मेरा, हाँ यहाँ पे epiglottis के बिल्कुल ऊपर वाली पोर्शन पे
आपको नीचे वाली पोर्शन पे आपको मिलेगा ग्लॉटिस. ओके, सो जो हम उज्जयी के बारे में, you can see a clear picture, very nice epiglottis and glottis, how that is there. When one opens, the other moves, and these movements are एकदम सिंक्रोन में होती है. जैसे when you are eating, तो epiglottis बंद कर देता है विंड पाइप को when you are swallowing something, and then glottis throws it open when you are doing, हमारे जब भी साउंड निकालना है या करना है. So this glottis and epiglottis are working in coordination. That is very very important. Okay. So अभी आगे चलते हैं. Lungs. This is very very important. ये जो है, this is, ये इसका जो थिकनेस है ना अल्वियोलाई का, that is a one cell thickness. इतनी पतली है. And the amazing thing is that it is ट्रांसपोर्टिंग द गैस एक्सचेंज जो है ना थ्रू एंड थ्रू. और वहां पे इवन द मैक्रोफेजेस और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. क्यों? कि जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया हमने ब्रीथ कर लिया अंदर, द मोमेंट वी ब्रीथ दे विल एंगल्फ इट टोटली. उसको वहां पे एक डिफेंस सिस्टम भी दिया है. मतलब इतनी सी अल्वियोलाइज है और इतने सारे छोटे चीजों में फिर भी एक डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने दे के रखा है. सो समथिंग रियली रियली, इफ यू वांट टू डिजाइन इट, नोबडी कैन डिजाइन दिस थिंग, है ना. कोई भी हम वापस नहीं बना सकते. एंड दैट टू विदाउट यूजिंग एनी मेटल, प्लास्टिक, कुछ भी नहीं है. ओनली फ्रॉम योर टिश्यूज एंड सेल्स से बनाया हुआ ये कंप्लीट बॉडी है ना. कोई मेटेलिक चीज नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग. बट स्टिल वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ मेटल्स इनसाइड इन द फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स, है ना, मिनरल्स एंड थिंग. बट नथिंग इज रिक्वायर्ड. मतलब जो पूरी इंजीनियरिंग है वो पूरी इंजीनियरिंग कार्टिलेज टिश्यू और इसी से बनाई हुई है ना. जो पाइपलाइन डाली है वो सालों साल करोड़ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, वो चलते रहती है हंड्रेड्स. इट हैज अ डेफिनेट लाइफ ऑफ 100 years. हम कितना अच्छे से यूज करें इसके लिए है ना. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी, आवर ड्यूटी इज टू just take care of all these things. Okay, now coming to the lungs. Lungs के भी देखो, lungs also contain lot of water content also. It's so light and elastic tissue है ना. and इसमें there are two layers. वो layers है pericardial layer से बाहर और अंदर से भी layer, and in between there is a fluid. मतलब lubricating fluid भी रखा है उसके अंदर. और ये लंग्स के बीच में हार्ट है. तो हार्ट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग, लंग्स आर मूविंग. तो इनका फ्रिक्शन से ना कुछ हो, इसलिए हार्ट को भी लेयर्स दिए हैं. उसके बीच में भी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, इसमें भी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है. जस्ट इमेजिन कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि वेयर एंड टेयर में. नहीं तो ऐसे ही हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं हम लोग वेयर एंड टेयर से, है ना. इवन द क्लोथ्स आर गेटिंग worn out. So many things they easily worn out, but these systems don't worn out so easily. इतने अच्छे से बनाया हुआ है ना. So that is very very important. So finer things you can go and read from the books, but to understand it very important, है ना. अभी जो गैस एक्सचेंज, I was explaining you how that gas exchange is taken. जैसे ही आएगा अंदर हवा आएगी, this alveoli is completely covered and hemoglobin is taking. और इतनी पतली सी जो लेयर है वो लेयर से एग्जैक्टली जस्ट इमेजिन इतना उसको ऑक्सीजन लेना है एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना है ना. एंड कितना लेते हैं, मतलब आउटसाइड इट कंटेन्स 21% इन द कंप्लीट, इसमें 20 to 21% of oxygen is there in the air, 79% approximately, and hardly थोड़ा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से भी जो है निकाल देगा, मतलब लेने के टाइम में जो है निकाल देगा. एंड देन इवन जो 21% अंदर आता है, इट इज टेकिंग अराउंड 4% अंदर ले लेता है, एंड बाकी का अगेन दैट ऑक्सीजन ऑल्सो गोइंग आउट. तो ऐसे नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन एक्सेल नहीं करते, वी आर एक्सेलिंग ऑक्सीजन, बट एवरी टाइम वी आर टेकिंग
certain amount of oxygen around 4 to 4.5%. अभी जो है ना हमारे जो ऑल जो योगासन आसन इसके जो मतलब है ना, तो वो कैसे है कि हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है, हाउ मच इज द कैपेसिटी. सो हियर एक सेकंड, आपके इसमें बुक में इट इज देयर इज अ ये फिगर है जहां पे वो ऑल कैपेसिटीज बताए गए हैं. सो देयर इट इज रिटन, इट्स सो नाइसली रिटन. देखो वहां पे इट इज गिवन ओनली दैट विच इज रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू रिमेम्बर. अभी जो विद्यार्थी छोड़ के थोड़े जो परीक्षार्थी मोड में आएंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि दिस थिंग्स आर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल बी important to remember what is tidal volume. Okay, what is inspiratory reserve volume, what is expiratory reserve volume, what is vital capacity. So you remember all these things, this is very important. ये remember करो तो इसमें से देन उसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन भी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हाउ दैट वाइटल कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड. सो हमारे टाइडल वॉल्यूम क्या है. सो एट अ टाइम हम कितनी नॉर्मल ब्रीदिंग में हाउ मच एयर वी टेक इनसाइड, दैट इज नोन एज, मतलब हम कितनी हवा एक बार अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. एंड कितना है वो, अराउंड हाफ अ लीटर, कितना आधा लीटर एक बार लेते हैं. फिर क्या होता है कि हम लोग लंग्स को इंक्रीज करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में. वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 2900, यानी कि अराउंड 3 लीटर है. एंड बाद में हम कितना एक्सेल आउट करते हैं तो है अराउंड 1400. ये तीनों को मिला दो तो हो जाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी. सो दैट इज अराउंड लंग की कैपेसिटी कितनी होगी. अभी ये कैलकुलेट किया किसी ने. सो 3 लीटर 4,800. 4,500 और हम अप्रोक्सीमेट 4,500 अप्रोक्सीमेटली हो गए, है ना. एंड वो एक रिजर्व वॉल्यूम होता है ना, विच इज ऑलवेज देयर, जो अराउंड 1 लीटर है ना, दैट नेवर गोज आउट. एंड व्हाट वी कॉल इट रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना, दैट इज अराउंड 1 लीटर. सो कितना हो गया, अराउंड 5.5. तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, अराउंड 5.5 लीटर्स ऑफ एयर इट कैन बी. बट इसमें हाउ टू कीप गुड हेल्थ, अच्छी सेहत रखने के लिए एंड टू कीप अवे फ्रॉम द डिसऑर्डर्स, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो रिजर्व वॉल्यूम है वो कभी कम नहीं होता. एंड दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द मेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. जो स्टेल जिसे बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं स्टेल को, क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं मतलब बासा. बासा हो गया, करेक्ट. तो ये बासा हो गया मतलब, है ना. एंड दैट शुड बी रिमूव. सो हम लोग क्या बोलते हैं ऑलवेज, हम क्या बताते हैं, एक्सलेशन शुड बी लॉन्गर देन द इनहेलेशन. क्यों बोलते हैं कि विथ एवरी एक्सलेशन यू विल ट्राई टू थ्रो आउट मैक्सिमम ऑफ दैट एयर फ्रॉम दैट रिजर्व. रिजर्व वॉल्यूम कम नहीं होगा, सॉरी, और रेसिडुअल वॉल्यूम कम नहीं होगा. अगर वो जाएगा तो लंग्स विल कोलैप्स. रेसिडुअल वॉल्यूम विल बी देयर, but we have to keep on exchanging it with the fresher air. So the moment you do exhalation longer than the inhalation, इसलिए प्राणायाम में बोलते हैं ना कि रेचक पूरक से दुगना होना चाहिए, है ना. सो कपालभाति में also you are throwing it out and you are cleaning this residual volume, है ना. भस्त्रिका में you are throwing away this reserve volume, residual volume. And that is why the pranayams are also. So प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसमें से ये एक है. तो रेसिडुअल वॉल्यूम को हमेशा जितना फ्रेश रखेंगे उतनी हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नहीं होगी. और क्या होता है, इतने मिलियंस ऑफ अल्वियोला है. व्हेन यू डू अ गुड एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जितनी अच्छी, जितना ज्यादा करेंगे, जितना डीप ब्रीथ करेंगे, चेस्ट एक्सपांड. तो सर बोलते हैं ना कि चेस्ट एक्सपांडेड, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, देन शोल्डर्स, ऐसे एक्सपांड करो. तो मैक्सिमम कैपेसिटी लंग्स की यूटिलाइज करो, सो दैट एंड देन यू एक्सेल आउट कंप्लीट.
जो निकाल देते हैं. So when your exhalation becomes longer, the residual volume है वो freshen up होते रहते हैं. That is the importance of this gas exchange. और जितना तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा, प्राणायाम में क्या होता है, वी आर स्लोइंग डाउन अवर ब्रीदिंग प्रोसेस. नॉर्मल ब्रीदिंग कितना है, 12 to 15 या समटाइम्स 17, 18. हम भाग के आए तो ज्यादा होता है, वो नहीं सोचने का, बट नॉर्मल अनकॉन्शियसली जो हम कर रहे हैं इट इज अराउंड 12 to 15 है. विथ अ गुड प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम वी कैन ब्रिंग इट डाउन. तो कैसे है ना कि जितना ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा रेगुलर प्राणायाम से, योर ब्रीदिंग रेट कैन बी ब्रॉट डाउन टू 7, 8, 6 ऐसे आता है. एंड व्हेन यू आर स्लोइंग डाउन, इमेजिन क्या होता है, व्हेन यू आर स्लोइंग डाउन द गैस एक्सचेंज होने के लिए, जितना टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए अल्वियोलाई को ज्यादा टाइम लगता है. यू आर ब्रीदिंग maximum time the blood remains along with the inside the lungs. तो gas exchange is better. shallow breathing से नहीं होता है. तो good abdominal breathing, deep breathing, you are breathing slow down करने से you are getting all the benefits of this. तो योगिक एस्पेक्ट इसी तरह से ऐसे इसमें से तो अच्छी सेहत लाने के लिए एंड टू अवॉइड योर, अभी आगे जाके हम लोग इसके डिसऑर्डर्स भी क्विकली देखेंगे. दिस इज ऑलरेडी 9:15, so I will not take much time, another 15 minutes and then कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो हम करेंगे. तो आगे चल के अच्छा ये चीज है ना, तो ये देते देते रह गई, मतलब आई कुड नॉट राइट इट बट आई विल सेंड इट. ये अच्छे से कंसेप्ट में समझाने के लिए मैंने ये डालने के, लेकिन आज टाइम नहीं मिला, से स्लाइड आधी रह गई. क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाई वी हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड. जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर जाएंगे तो हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी क्यों होती है. द आंसर जनरली क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन कंटेंट कम होती है हवा में, है ना, हायर एल्टीट्यूड में, इसलिए हमें तकलीफ होती है. बट नो, दिस इज नॉट द आंसर. वेरेवर यू गो एट एनी पॉइंट ऑन योर अर्थ and take any sample from whichever place you take sample, the percentage of its components is exactly same. Oxygen उतना ही रहेगा even if you go on Mount Everest, उसमें 21% ही ऑक्सीजन रहेगा, 79% नाइट्रोजन रहेगा, सेम अमाउंट. वाटर वेपर कम रहेगा बट सेम अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट्स. फिर तकलीफ क्यों होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड में क्या होता है कि बाहर का प्रेशर कम है, यू आर गोइंग एट द हाई अल्टीट्यूड, सो पार्शियल प्रेशर कम हो गया. बाहर प्रेशर कम है, तुमको लंग्स फुलाने के लिए प्रेशर ही नहीं है. सी लेवल पे रहते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि सी लेवल पे रहेंगे तो बाहर का एयर का प्रेशर इतना अच्छा है. ओके, सो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना अच्छा है कि यू कैन टेक एंड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन. जैसे एयर का एयर का प्रेशर ही जैसे बाहर का कम हुआ तो ऑक्सीजन लेने की लंग्स की क्षमता कम हो जाती है, मतलब हमारी क्षमता कम हो जाती है. अभी देखो, आप अगर एवरेस्ट में जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, शेरपास को क्यों नहीं तकलीफ होती, बिकॉज their lung capacity is very good, means their lungs are so good, so तैयार इतने अच्छे हैं कि even at that low pressure they can extract maximum oxygen. हमें इतना ऑक्सीजन ड्रॉ करने को नहीं मिलता है फ्रॉम द बाहर का प्रेशर से, इसलिए हमें तकलीफ होती है. एंड देन वी स्टार्ट हैप्टिंग, सांस फूलती है. उनकी सांस नहीं फूलेगी बिकॉज उनकी लंग कैपेसिटी हमारी 5.5 है, उनकी 6 लीटर से भी ऊपर रहेगी, 6.5 लीटर. इतने अच्छे लंग कैपेसिटी रहेगी बिकॉज दे आर born and brought up genetically in the mountains. वैसे ही है. So this is to be understood. ऐसे कुछ है, थोड़े क्वेश्चंस थे, I could not complete it, but वो बाद में शेयर करूंगा. ओके, नाउ जो डिसीजेज है रेस्पिरेटरी के, so quickly we'll go. Some of them are very very important from all, मतलब थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि COPD. इस आज की तारीख में
अभी जो गवर्नमेंट ने जो ये लिए क्या बोलते हैं ड्राइव लिया, कौन सा ड्राइव लिया कि शुद्ध ईंधन है ना, ग्रीन ईंधन, मतलब गांव गांव में उन्होंने गैस यानी कि जो लिया, मतलब चाहे वो गोबर गैस हो या तुम्हारा कुछ भी टाइप का एलपीजी देना या सब करना, और दे हैव स्टार्टेड कि जो ये जो होता है लकड़ी जलाना इन अ टू वे, लकड़ी जलाने से इन डबल वे एक होता है, एक तो एनवायरनमेंट को भी हानि होती है वो कम कर सकते हैं, एंड दूसरा है कि क्लीन जो ईंधन है इसका दूसरा फायदा ऐसा है कि स्मोक नहीं होता, इट इज अ स्मोकलेस फायर। तो जैसे ही बंद घर में, बंद किचन में, या तो तुम्हारे जो खाना जहाँ पकाते वहां पे स्मोक वहां पे ज्यादा हो गया, बाहर जाने के लिए वेंटिलेशन नहीं है, तो दिस कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द विंड पाइप। और ये पाइप से मैक्सिमम लेडीज दे आर फाउंड आउट दोस रूरल एरिया में उनको सीओपीडी के प्रॉब्लम्स थे। तो सीओपीडी के प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्लीन ईंधन देने से ये बहुत उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। एंड देन अदर थिंग्स जो हम लोग परवाह नहीं करते, तो उसके लिए सीओपीडी ऑब्वियसली बहुत से लोग ये करते हैं। अभी देखो देरा स्मोकर का एक लंग मस्त बनाया हुआ बेक किया हुआ, और दूसरा नॉर्मल है वो रेड एंड पिंकिश कलर का, और स्मोकर का अच्छा सा burned out, so which so this problem ये हमने क्रिएट किया है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो सीओपीडी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सीओपीडी का एक थोड़ा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू प्रिपेयर सीओपीडी, यू कैन प्रिपेयर योर अस्थमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि तभी आप प्रिपेयर करेंगे, बट एक्चुअली आई शुड नॉट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बोलना था कि फ्रॉम थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस डिसीजेस व्हेन यू बिकम अ थेरेपिस्ट, आप जब भी थेरेपिस्ट बनेंगे तो ये डिसीजेस को आपको टैकल करना है। सो व्हेन यू गो थ्रू कुछ भी हो, एग्जाम की तैयारी से हो कुछ भी हो, व्हेन यू गो थ्रू एंड लर्न अबाउट दिस 2-3 डिसीजेस, ऑटोमेटिकली आप थेरेपिस्ट बनने के बाद आपको इसकी अच्छी सी जानकारी आ जाएगी। 1 घंटे के लेक्चर में पूरी सीओपीडी या पूरी अस्थमा समझाना नामुमकिन है ना, मतलब ये डॉन के जैसे हो गए ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ऐसे हो गए। तो ये 1 घंटे में ये नहीं समझा सकता कि बाकी के सिस्टम और उसके साथ में, मतलब आई कैन नॉट क्रैम एवरीथिंग इन अ 1 आवर लेक्चर, है ना। तो ये प्रिपेयर करो, सो यू विल अंडरस्टैंड। ट्यूबरक्यूलोसिस इज आल्सो देयर, बट मेनली आपको क्या करना है, कैंसर ट्यूबरक्यूलोसिस भी है, बट मेनली फ्रॉम थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू you have to touch upon these 2 things which are very very important। एक है सीओपीडी, दूसरा है अस्थमा। अस्थमा भी हमें जानना है ना। तो अस्थमा इज बहुत बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। बाकी जो कॉमन कोल्ड है, साइनसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, राइनाइटिस है, और दूसरा एक चीज याद रखो, जिसके पीछे आइटिस आता है ना, ITIS, किसी के डायबिटीज, राइनाइटिस है ना, साइनसाइटिस, तो ये ITIS जो आएगा ना, इसका मतलब है कि जहां पे सूजन है, इन्फ्लेमेशन है ना। तो ऐसे मतलब जो सूजन है या इन्फ्लेमेशन से जो होते हैं ना, इनको सबको गैस्ट्रोएंटाइटिस ऐसे सब, जो एंटेराइटिस ऐसे जो दिया है, आइटिस मतलब हथेड़े को जो, हाथ को जो सूजन आती है, तो जहाँ पे सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, वो सबको आइटिस से किया जाता है ना। सो ये इंपॉर्टेंट एक चीज जाते जाते मैंने बता दी। हाँ, तो अस्थमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अस्थमा में क्या है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अस्थमा के रीजंस क्या है, अस्थमा के ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स यानी कि अस्थमेटिक पेशेंट्स अस्थमा होता क्यों है, समटाइम्स व्हेन इट इज जेनेटिकल। तो हम लोग बहुत से, ये भी मुझे काफी टाइम से सब लोग को बोलते हैं कि जेनेटिकल डिसीज है, इसके रीजन जेनेटिक्स है, बोले तो हमने हाथ ऊपर कर दे, है ना, जेनेटिक्स है तो हाथ ऊपर कर दे। क्यों ऊपर कर दे, नहीं ये मेरी देन है। किसकी देन है, मेरे पूर्वजों की देन है, वो जेनेटिक्स से आया है मुझे,
मैं क्या कर सकता हूँ? नो, उनको किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, है ना? तो किस तरह से उनको जो कहीं से भी कुछ डिफॉल्ट सिस्टम से, मतलब कुछ तो फॉल्ट कुछ भी था, बाय सम चांस इनको आ गया एंड देन जीन्स में चेंजेस हो गए एंड वो एक पर्टिकुलर जीन की मॉडल चेंज हो गई तो हो गई। तो अभी क्या करूं मैं? दिया है ऐसे नहीं है। सो इफ यू गो एंड डू, मतलब जो आगे डीपर, जब भी योगिक थेरेपी हम जब भी कभी चांस मिला तो मैं इसके ऊपर एक आपके लिए लेक्चर करूंगा, एक थोड़ी समझाऊंगा कि यू कैन चेंज योर जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे जेनेटिकली दिया है, इसमें कुछ नहीं है। जीन्स कैन अल्टर, जीन्स कैन मॉडिफाई, जीन्स कैन चेंज। ओके, तो थोड़ा सा जीन्स के लिए समझना पड़ेगा। व्हाई आई एम टेलिंग कि माय डॉटर, शी इज अ जेनेटिक इंजीनियर, शी डज जेनेटिक काउंसलर है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए व्हेन आई वाज इन यूएस, तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आ गए कि थोड़ा सा जीन्स एंड जीन्स के जेनेटिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स को समझा दे। इट वाज आउट ऑफ सिलेबस, तो आई आस्क्ड हर, can you give one lecture on genetics? So she readily agreed and we had a nice lecture on genetics. तो वहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसे होता है जीन्स के। नहीं तो हम लोग इतना बोलते हैं नहीं ये जेनेटिकल डिसीज है तो कुछ नहीं कर सकते, ये दिया हुआ है, हमारे पूर्वजों की देन है, तो नहीं, ये भी चेंज हो सकता है। सो ये साल भी अगर कभी चांस मिला तो आई विल रिक्वेस्ट एक छोटा सा लेक्चर उसको बोलूंगा वापस एक बार दे दे, तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो अब दैट वाज थोड़ा डाइवर्शन हो गया। बाकी जो है ना कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अस्थमा के ट्रिगर्स क्या है, अस्थमा क्यों होता है, और टाइप्स क्या है अस्थमा के, कॉजेस क्या है, एलर्जीन्स क्या है उसके, ऑल। अभी तो सब कुछ यहाँ पे एक ही इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, यू गो थ्रू इट एंड देन यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड। तो कैसे अवॉइड करना है, घर को कैसे क्लीन रखना है। देखो अभी दिवाली की साफ सफाई बोलते हैं कि नहीं करें, अरे साल में एक बार क्यों, महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार करो ना, तो दिवाली में पूरा करने। फिर क्या बोलते हैं, नहीं यार इतना, अभी तो व्हाट्सएप पे जोक्स भी चलते हैं ऐसे, इतनी सफाई दिवाली की करनी है, ऐसे वैसे जो जोक्स चलते हैं, क्यों करना है? कीप योर हाउस ऑलवेज क्लीन। तो क्या होता है ना कि डस्ट माइट्स हमें दिखते नहीं है, तो डस्ट माइट्स होते हैं, दिस डस्ट माइट्स कॉज। तो एक बार साल में क्लीनिंग करने से कोई होता नहीं। सो कीप द हैबिट ऑफ कीपिंग एवरीथिंग क्लीन। रेगुलरली अपने सोफा जो है, ये इसके जो कवर्स है वॉश करो, उसको प्रॉपरली इफ पॉसिबल, अगर वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीन करो। एक बार साल में कभी करना है कपट के पीछे का, फिर मुंह में मास्क लगाओ, ओ नहीं नहीं अरे क्या हो गया, सर्दी क्यों हो गई, अरे दिवाली की तैयार ये की सफाई की तो सर्दी हो गई, बहुत सी धूल मट्टी थी, मतलब हम साल भर धूल मट्टी में रहना नहीं। यू हैव टू कीप योर हाउसेस। सो अस्थमा पेशेंट्स है तो उनके लिए ही नहीं, हमारे सबके लिए, गुड सेहत के लिए कीप। तो ये जो सारे डिसऑर्डर्स है दे विल नॉट कम आवर वे। ओके, देन अस्थमेटिक्स के लिए क्या है कि केमिकल एलर्जीज, मतलब केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग स्मेल, सिंपल है, परफ्यूम्स आर वो, परफ्यूम्स आर केमिकल्स, कीप अवे ये सेंट्स एंड, सॉरी टू से, मैं तो एकदम अनपॉपुलर हो जाऊंगा ये सेंट्स और ये सब बात करूंगा, बट ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द जो है ये। एक्चुअली स्पीकिंग परफ्यूम्स आर नॉट बैड बट व्हेन दे आर मेड। तो हमारी पहले जो थी ना कनौज से आई हुई, कनौज अत्तर जिसे बोलते इत्तर, है ना, पूरी वो हर्बल इससे आती थी, ये सब आती थी, वो आहिस्ते 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 पीछे पड़ी। आई हैव सीन वो जो अच्छा कनौजी थोड़ा सा इतना इसे लगाए, इतना परफ्यूम देता है, और लगाते कहाँ है, यहाँ लगाते हैं, एंड दैट गिव्स यू ब्यूटीफुल परफ्यूम। वहां पे ऐसे देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट वो अभी कम है। अभी कैसे सिंपल है, एरोसेल से उस कर दिया वो सब पूरा, वो भी रहता नहीं है ज्यादा, 2-3 घंटे में खत्म। बट along with that what it gives, not only pollutes the environment around you, but हम जो inhale करेंगे आइसोप्रोपेनॉल जैसे चीजें होती है इसमें, जो सॉल्वेंट्स हैं, we are inhaling those solvents and we are inviting
तो मैं ऐसे बोलने से इमीडिएटली नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सावंत सर ने वड़ा पाव समोसा विमोसा के ऊपर अटैक किया है, अभी मैं आके परफ्यूम विरफ्यूम के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, तो ये अच्छी नहीं है ना चीज। बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस, है ना। सो ये देखो, ये सम ट्रिगर्स है। पोलन्स, पोलन्स है, बट दे इमीडिएटली सम पोलन्स दे आर एलर्जिक टू सम पोलन्स। ये डस्ट माइट्स है। देन पेस्ट, उन्हें तो बाहर लंबा रखना ही है। पेट्स आई एग्री, पेट्स नहीं है, बट यू हैव टू कीप योर पेट्स क्लीन। पेट्स नहीं है, पेट्स नहीं रखो ऐसे कभी नहीं है, बट अगर अस्थमेटिक पेशेंट है तो उनको पेट्स के जो हेयर वगैरह से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। दैट डजंट मीन यू शुड कीप पेट्स अवे। पेट थेरेपी वगैरह बाकी बहुत चीजें है, बट यू हैव टू मेंटेन योर पेट्स प्रॉपरली क्लीन। ये सब चीजें हम अगर करेंगे तो बाकी शुद्धि क्रिया वगैरह जो है वो तो हमें रेगुलरली फॉलो करनी ही है हमें, है ना। सो नेसल पैसेजेस, नेति, रबर नेति, सूत्र नेति, ये सब क्यों करते हैं, है ना। जैसे हमने वस्त्र देखा था कि कभी कभी एक बार पोछा मारो वस्त्र डाल के स्टमक को, वैसे सूत्र नेति वगैरह। अरे पावर गई मेरे घर से, इसलिए वो कनेक्शन ब्रेक हो गया, बट अच्छा है। तो वी हैव कंप्लीटेड लाइट। नहीं आप क्या कहा सर ने, समझा आप लोग को? सर के घर की लाइट चली गई है। ओके ओके ओके। बंद करून व्हॉट्सअप मध्ये जा, जॉईन नाही, कनेक्टिव्हिटी नाही ना, जरा वेळ लागेल ना, हे बंद करेल। हेलो हेलो, यस सर यस सर। आई है अभी लाइट, मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। इमीडिएटली वाईफाई चालू नहीं होगा, 1-2 मिनट लेंगे। जी जी सर। ये बंद करना, स्टॉप। हाँ, तो क्वेश्चंस है तो देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू वांट। सर हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है, बोलो ना। हाँ सर, अभी आपने कुछ परफ्यूम से रिलेटेड जो बात कही, मतलब वो एक्चुअली लोग डायरेक्ट कपड़े के ऊपर स्प्रे करने से वो स्किन में जाता है, वो कहना है आपका? या जैसा भी समझो कपड़े बेड पे रख के, जैसे पहले के लोग करते क्या थे, बेड पे या कबर्ड में कपड़ा रहता, उस पे वो लोग परफ्यूम या जो रोल ऑन लगा के देन दे यूज टू वेयर। तो अभी हाँ आपने देखो, हाँ मेरा बोलिए ना। क्या था कि जो हाँ स्प्रे मारते हैं ना, स्प्रे से अभी कौन हाँ सा हाँ मतलब ये तो हो गया, फिर मैं परफ्यूम के ऊपर लेक्चर ले रहा हूँ, ऐसे नहीं है मेरा कहने का मतलब। नहीं, आप रेस्पिरेटरी के ऊपर ही बता रहे थे, तो हाँ वही तो मुझे समझना है कि मतलब जैसा पहले के जो लोग थे, नॉर्मली जो परफ्यूम्स जो या रोल ऑन भी जो अत्तर बोलते हैं ना, वो हाँ कपड़ा पहनते नहीं थे, पहले कपड़े पे लगाते थे, हाँ उसके बाद पहनते थे, लेकिन आजकल नॉर्मली लोग पहन लेते और स्प्रे करते। तो आपने जो कहा ना, वो हमारे नॉस्ट्रिल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हो जब सकता हम कपड़ा पहन कर जब करते हैं तभी वो ज्यादा नुकसान करेगा शायद ना, वो आप कह रहे थे राइट? जो मैं समझी, सही है। समझी मेरा कहने उसको? का मतलब है कि स्प्रे वगैरह है ना, जो जी एक मिनट। हाँ हाँ
आ रहा है अभी आवाज? लाइट तो आ हाँ गई। सर, आ रही है अभी। मेरा कहने का मतलब क्या है ना, डोंट टेक इट टू सीरियसली। परफ्यूम सब बंद करो, यूज करो, ऐसे नहीं है। आई एम नॉट अ रेडिकल पर्सन। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो नहीं, मैं उसका उसके अंदर, रेस्पिरेटरी जैसे अभी अंजू सिस्टम ने भी के बताया, ये बंद करना, अंजू ने भी बताया अभी कि क्लींजिंग एजेंट्स के अंदर, सो वी हैव टू कीप अवे, मींस इट्स अ, हाँ कि वी शुड हैव अ गुड नहीं, रेस्पिरेशन, है ना? यस एक्चुअली मैं वही जानना चाहती हूँ कि आजकल सोप भी देखेंगे। You can't run away and you can't escape ऐसे करके हाँ, बिकॉज एक्चुअली you आजकल can't avoid. क्लेंज। Yeah, there are so many यस things you cannot avoid, but उसमें से यस we have to think कि जितना कम कर सके उतना कम करके we have to think. तो मेरा कहने का मतलब क्या था, परफ्यूम्स है तो आई एम नॉट अगेंस्ट परफ्यूम। में परफ्यूम का मतलब परफ्यूम्स में कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जैसे हाँ राइट that बिकॉज can cause आजकल harm केमिकल to यूज the होते हैं। respiratory disorder, I mean respiratory system. ये मेरा कहने का मतलब। हाँ नहीं, मतलब जब अभी कपड़े पे लग भी जाता है और अगर हम इसे इनहेल करके के, ऑब्वियसली जब कपड़े That पे is लग good. जाता है तो मैंने इत्र भी बोला ना, तभी कि इत्र लगाते हैं ना, जो अत्तर लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, जी नॉट बैड ना, तो ठीक है ना। हाँ, मतलब लगाते समय जब वो परफ्यूम स्प्रे करते हैं स्पेशली, तभी वो रिस्पिरेटरी को हार्म होगा, राइट? हाँ, होगा ना, डेफिनेटली होगा ना। जी नहीं, मैं समझी कि मतलब जब वो कपड़े पे लग जाता है और उसकी जो स्मेल होती है वो भी तो हम इनहेल करते हैं ना। एंड एक्चुअली स्मेल आजकल होती है, नॉट बट ओनली दैट इज वेरी केमिकल। लेस, नो, दैट इज वेरी लेस। ओके आई गॉट कंफ्यूज विद दोस टू कॉन्सेप्ट एक्चुअली। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जी यस सर, एनीथिंग थैंक यू। एल्स? हाँ, नितिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है श्योर कि जब श्योर, हम बोला ना। मेरा मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम कुंभक करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन, कुंभक जब हम करते प्राणायाम में, हाँ, ये ओएलए में ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए टाइम मिलता है, उसके लिए अपना इम्प्रूवमेंट इसका अच्छा होता है ब्लड अब्सॉर्प्शन नहीं, का। अभी समझो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कुंभक के लिए ना। कुंभक इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जब तक तुम्हें पूरी पूरी मास्टरी नहीं आती ना प्राणायाम के ऊपर, तब तक कुंभक की कोई प्रैक्टिस नहीं। इसलिए देखो वाइवियन में हम आते हैं, व्हाट वी से, सहज कुंभक। अगर रेशो भी दिए तो भी हम बोलते हैं सहज कुंभक करना नहीं। और स्पेशली अंतर कुंभक वगैरह जो है ना, कि यू मस्ट हैव हर्ड, गुरुजी हमेशा बोलते थे हमें कि इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। प्राणायाम कैन, मतलब अयुक्ता भाषे न सर्व रोग समुद्भव है, ऐसे है ना अट प्रतिका में। मतलब प्राणायाम अगर गलत तरीके से किया तो पूरा नुकसान भी कर देगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, अच्छा यू हैव स्टार्टेड अ गुड टॉपिक। तो एक काम करता हूँ कि कुंभक के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा आर्टिकल योग वार्ता के लिए लिखा था शायद, तो वो आर्टिकल में शेयर करूँ। हाँ, ये अंजू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट करके बोलो। जस्ट अनम्यूट। सॉरी सर, मैं सिर्फ कह रही थी आप अपना आर्टिकल प्लीज शेयर कीजिएगा। वो तो करूंगा, अभी दो आर्टिकल्स हो गए। हाँ। डेफिनेटली करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। इट्स अ लॉन्ग आर्टिकल, नींद आ जाएगी इतना पढ़ते पढ़ते। अच्छा है। कुंभक, अभी जो रघुनाथ जी का जो क्वेश्चन था ना, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आंसर करता हूँ। सो कुंभक की जो प्रैक्टिस, अभी मैं जो बता रहा था ना कि टाइम मिलना चाहिए कि गैस एक्सचेंज के लिए, दैट इज स्लोअर ब्रीदिंग। आई एम नॉट आस्किंग टू होल्ड ब्रीथ, दैट इज अ ब्रीदिंग रेट स्लो करने से तुम्हें बेनिफिट मिलेगी। सो स्लो ब्रीदिंग एंड कुंभक इज लिटिल बिट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्यों होता है ना, कुंभक में क्या होता है ना कि इट इज प्राणायाम, ऑल प्राणायाम्स, लेट मी टेल यू, ऑल प्राणायाम्स आर गिविंग, मतलब जो ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस। इट्स अ रॉन्ग एजम्पशन। बहुत लोग बोलते हैं कि प्राणायाम करेंगे तो हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे बॉडी में। नो, actually when you are doing pranayam you are increasing a little bit of carbon dioxide, body में ज्यादा बढ़ता है, and this is actually giving carbon dioxide tolerance to your brain। और ब्रेन के सेंटर्स में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड
का टॉलरेंस बढ़ जाता है, दैट गिव्स यू इनविगोरेट, मतलब ब्रेन को है ना एडवर्स कंडीशन में यू आर प्रिपेयरिंग इट, है ना, मतलब उसको हमेशा तैयार रखते हैं, ऐसे है थोड़ा। अभी इसमें क्या है ना, कुंभक क्यों जबरदस्ती कुंभक क्यों नहीं करना, एक तो ब्रेन को ज्यादा टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिला, द न्यूरॉन स्टार्ट डाइंग विच इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड वेरी डैमेजिंग प्रोसेस। सो इसलिए हम कुंभक ज्यादा लगा के ऐसे वगैरह वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। हाँ, दूसरा क्या है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड, द ब्लड पीएच चेंजेस। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.36 टू 7.39 या 42, इतना छोटे से रेंज में अल्कलाइन होता है ब्लड, है ना। तो उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना तो इमीडिएटली बॉडी एडजस्टमेंट करती है एंड ब्लड पीएच मेंटेन करती है। सर ने वो दिन बताया ना लेक्चर में कि अल्कलाइनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ब्लड की अल्कलाइनिटी मेंटेन करने के लिए बॉडी इज मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स, तो वो हमको मरने नहीं देंगी। तो बॉडी जब भी हम आगे जाके तत्वास के लेक्चर करेंगे तभी मैं इसके मरने नहीं देंगे, मतलब कौन किसको मरने नहीं देता, दैट आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड, जैसे आगे जाके करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि बॉडी विल नॉट लेट डाई। तो ब्लड का पीएच भी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया तो ब्लड का पीएच एसिडिक होगा एंड दैट इज आल्सो डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ, है ना। तो वो भी एक डेंजर थिंग है। इसलिए कुंभक की प्रैक्टिस पहले सहज कुंभक से करो। कुंभक इज बेनिफिशियल नो डाउट, बट कैसे, इसलिए बोलते हैं कि प्राणायाम ऑलवेज लर्न विथ अ प्रॉपर गुरु, है ना। इसलिए हम भी करते हैं क्या है कि सहज कुंभक लगाते हैं, पहले ये प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको ठीक से प्राणायाम सीखना है तो समटाइम्स प्राणायाम के वर्कशॉप होते हैं YVN में, रघुनाथ जी 3-3, 4-4 दिन के। सो यू ज्वाइन दैट वर्कशॉप एंड विल गिव यू मोर डिटेल्स। वैसे तो मैं प्राणायाम कुंभक इसके ऊपर एक आर्टिकल तो डेफिनेटली आपके ये ग्रुप में शेयर करूंगा। आज के लिए एक आर्टिकल आपको देता हूँ जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले अल्टरनेट नोस्ट्रिल की जो बात की, वो आर्टिकल है कि उसके ऊपर, मतलब प्राणायाम के ऊपर है एंड इन दैट अनुलोम विलोम एक्सप्लेन किया है एंड ये कुंभक का, फिर कुंभक के ऊपर का भी एक आर्टिकल शेयर कर। सो यू रीड इट एंड देन यू आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव डाउट्स। ओके, सो दिस लास्ट बोला ना, सॉरी लास्ट क्वेश्चन। तो अरे अस्थमा विचारा, पेशेंट के लिए, तुम्हाला वेळ आहे तेवढा विचारा, मला वेळ आहे। नहीं जस्ट आई डोंट वांट टू वेस्ट अदर्स टाइम। Okay. जो अस्थमा पेशेंट के लिए पर कौन सा प्राणायाम है कि जो उनको जो अनइजीनेस होता है ब्रीदिंग में, इट विल गिव देम सम रिलीफ, सो व्हिच प्राणायाम इज इफेक्टिव फॉर अस्थमा पेशेंट? ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वमन है उनके लिए बहुत एक सबसे पहला। देन ये जो तुम्हारे जो शुद्धि क्रिया में जो नेति एंड जो तुम्हारे सूत्र नेति वगैरह ये है, they can do Kapalbhati, but कभी when they are not facing shortness of the breath, when they are not having any attack, when they are in absolutely fine conditions में तभी लर्न करो तो उसका बेनिफिट है, not during the attack, not during that। इसलिए वो चेयर ब्रीदिंग वगैरह, बिकॉज इट इज ऑब्स्ट्रक्शन है पूरा पहले, समझे ना। सो वो जब नहीं रहेगी कंडीशन, दैट टाइम यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। हाँ, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, ब्यूटीफुल प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी करना है उनको, डेफिनेटली करना है अनुलोम विलोम, है ना। तो अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति भी करनी है, वमन करना है, नेति करनी है, तो ये ऑल थेरापेटिक। बट कभी अभी कंडीशन चालू है, पर्टिकुलर उनकी फेजेस रहती है कि अभी अस्थमा का एकदम खराब टाइम, जैसे विंटर चालू हो गया, ये सीजनल अस्थमा होता है ना, कि जिनको कोलन अस्थमा है, तो तभी का टाइम में कुछ भी नहीं करने, दैट टाइम यू हैव टू अवॉइड एवरीथिंग। बिकॉज क्या होता है ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एयर यू आर इनहेलिंग, मतलब जो तुम ले रहे हो ऑक्सीजन या जो भी जीवन के लिए, उसको तुमको रोकना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द एयरवेज आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, पहले तो उनको हवा ही नहीं मिल रही है, लेने में दिक्कत है, तो वैसे टाइम में कुछ नहीं। अंडरस्टँड? अंडरस्टँड थँक्यू मॅम। तेव्हा काही नाही करायचं, जेव्हा त्यांची कंडिशन ठीक आहे, सगळ्या याच्यामध्ये अस्थमॅटिक पेशंट्स मॅरेथॉन मध्ये सुद्धा उतरतात, शॉर्ट मॅरेथॉन सुद्धा धावतात, असं काही नाहीये, समजलं ना।
ओके ओके बॉडी सपोर्ट्स, पण केव्हा आणि काय करायचं याचं तारतम्य ज्याला आपण म्हणतो ना, तारतम्य असायला हवं. तारतम्याने वागलं तर सगळं ठीक होतं. हा बोला निलिमा मॅडम. निलिमा थँक्यू मॅडम सर. नमस्ते सर. मला बोला. विचारायचं होतं थोडंसं मगाशी माझं नेटवर्क गेलं होतं. ते नॉस्ट्रिल चेंज होतं ना इडा पिंगला. हा तर त्याच्याशी रिलेटेड जे रिसर्च झालंय त्याचं असं थोडंसं सांगता का? परत रिपीट करणार का प्लीज? मी त्याचं आर्टिकलच टाकतोय ग्रुपवर अख्खं चालेल सर. ओके वाचा ते ओके आणि चालेल. मग आपण पाहिजे बोलू. नाही तुम्हाला वाचल्यावरच बरचसं समजून जाईल त्याच्यात काय एक्झॅक्टली चालेल, होतं कसं होतं ते. ओके. हं? आणि सर ते जेनेटिक्सचं पण लेक्चर आवडेल आम्हाला ऐकायला. तिला वेळ Thank you, असण्यावर आहे, sir. माझ्या नाही. हो हो चालेल चालेल. ओके थँक्यू. सांगेन मी तिला रिक्वेस्ट करेन. चालेल थँक्यू सर. करेल ती, तसं काही नाही. तिचा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ती करेल, नक्की करेल. मी काय म्हणतो माहितीये, व्हॉट आय सजेस्ट नो, लेट अस नॉट डू इट नाऊ, लेट अस डू इट इन द सेकंड टर्म. वाय यू नो, बाय द टाइम विल नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स रिगार्डिंग अवर थेरेपी वगैरह. वैसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें बोला एक ना. I know somebody who has been practicing yoga for several years now, but unfortunately was diagnosed with lung cancer. Okay, treatment चल रहा है, she is working, she is doing everything very nicely, अच्छे से कर रही है. अपने book में जितने practices दिए they are already good. मतलब she is asking me, मैंने कहा अभी तो मैं student हूँ, मैं कैसे बताऊँ सर उनको. Precaution में यही बोला जाए, if you are whenever you are feeling comfortable, you can do all your practices, listen to your body, right? और क्या बिल्कुल बोला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल. और ये है ना, सो जो स्पेशली जो आपने बोला कि डिटेक्टेड फॉर लंग कैंसर, सो दिस यू डिस्कस विथ मी एज अ सेपरेट. फिर थोड़ा सा, क्योंकि इमीडिएटली ऐसे 1 to 1 एक क्वेश्चन आंसर हाँ, करने ठीक से है. ना, नहीं, मैं वो विल अस्थमा से ट्राई related टू ही टेक पूछ रही हिस्ट्री. थी. उनकी हाँ. हिस्ट्री क्या है, व्हाट वाज द रीजन, और उसमें से कैसे कर सकते हैं. एंड देखो, इट्स अ होलिस्टिक मेथड. में बोला यू कैन नॉट जस्ट मतलब चलो सुबह शाम एक दवा ऐसी नहीं हो सकता. नहीं. You have to work from पंचकोशा point of view, from पंच महाभौतिक चिकित्सा ऐसे करके. And cancer is curable. Let me tell you, I have seen many people getting cured of any cancer. ऐसे भी है. ज्यादा करके ना people die only out of fear. तो fearlessness जो है ना, तो fear के कारण ही maximum deaths are. किसी भी कि पीपल आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ द, मतलब जो डेथ से कौन नहीं डरता. पतंजलि भी बोलता है ना कि अभिनिवेश, क्लेश इज द अभिनिवेश. आपका लेक्चर आएगा अभी जो है आपके इसमें. इट्स अ फियर फॉर एवरीबडी एंड इट्स थ्रू बर्ड्स एंड बर्ड्स से. नोबडी वुड लाइक टू डाई. जैसे कि विचार आ गया तो मृत्यु का, तो ये डर के कारण ही. The one who transcends this fear, no, can overcome lot of things. I don't say कि ऐसे कैंसर है डरो मत, means not taking undue कुछ नहीं बोलना है, but ऐसे होता है कि yes you have to take all precautions, but ये जो है ना कि nobody is immortal यार. You, me, everybody has, whoever has taken a birth has to go one day, no. So what is our idea? To whatever time we are here, that should be very pleasurable time, है ना. That should be pleasurable, so let it be there, ना. तो वो सब चीजें हैं. पूनम जी अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ. आपका आवाज नहीं आ रहा है. I can't hear you unfortunately. पूनम जी अनम्यूट करो. थैंक यू प्रिया जी. बोलो, कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ? वी कांट हियर यू. नोबडी कैन हियर हर ना. No, sir. No, I can't hear her. कुछ तो प्रॉब्लम I है. can. You type it out. By the time I'll ask Farin. You type it out. I'll answer you. Type करो. Farin. हाँ सर, मुझे ये पूछना था, अभी जो उज्जयी प्राणायाम है ना, जिसमें हिसिंग साउंड आती है, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि मतलब कभी हिसिंग साउंड अच्छे से निकलती है और कभी वो हिसिंग साउंड आता ही नहीं है.
मतलब ऐसे क्यों होता है? It is only practice, nothing else. It is only practice. It is only मतलब practice. Once ऊपर कैसे है ना कि हाँ अभी हमने क्रिया सीखने चालू की, हाँ? जी तो हमने बताया कि पानी ले लो और शीतक्रम करने के लिए पानी ऐसे जाएगा, नीचे मुंडी करो, नाक से आएगा। आप कितनी भी Yes. कोशिश स्टार्ट में करती है, नहीं आता है पानी, नहीं आता है। इसका मतलब हाँ आपका चैनल और मेरा चैनल कुछ अलग नहीं है, वही चैनल है, जी वैसे ही अच्छा। चैनल है। तो मुझे क्यों आता है? तो ये प्रैक्टिस से आएगा। सो वंस यू लर्न दिस, बिल्कुल प्रैक्टिस से आ जाएगा। फिक्शनल साउंड है, किसी का भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बट हाँ बिकॉज मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ। कहाँ कॉन्ट्रैक्शन करना है, ग्लॉटिक्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक बार वो समझ में आ गया। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, करके जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लाइक स्नोरिंग। So once you Okay. understand the difference between snoring and between the frictional sound, then automatically you will learn it. Okay? So थोड़ी Okay. practice. Next time Yes. when we are there in the class, थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग थोड़ी कोशिश करके प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो you can even जी learn. या जी पूनम सर। पूनम जी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक आप रीजॉइन करके देखिए नहीं तो। पूनम जी, हाँ मुझे रिजॉइन ऐसा करो। हुआ था, मैंने ठीक है। मीटिंग लीव किया आज 2 बार, फिर रिजॉइन किया तो मुझे सर की आवाज आने हाँ लगी। चलेगा, आप रिजॉइन करो, लॉग आउट एंड हाँ लीव मीटिंग Sir, करके रिजॉइन कीजिए। Yes. शायद आवाज आ जाए। Poonam ji wants to ask this, can we apply 1:4:2 ratio? कहाँ पे? सर चैट में डाला है। चैट में डाला है उन्होंने क्या? हाँ हाँ हाँ। आपने कुंभक के लिए मना किया था ना, मतलब इनिशियली। तो अरे वो ठीक रेशो, है। देखो दिस वी आर लर्निंग ना, तो मैंने कुंभक के लिए क्यों मना किया वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ गया मैं देखता हूँ चैट। कुंभक के लिए क्यों मना किया, मतलब कुंभक अपने आप ऐसे मत करो। हमने जो दिए है ना 1:4 जो दिए है ना, वो दैट इज फॉर लर्निंग, यही तो प्रैक्टिस है ना। तो इससे ही हमें सीखना है कि जो है, इसके लिए मैंने ऐसे नहीं बोला कि वो बंद करो करके, यू हैव टू लर्न, बट आप जबरदस्ती सहज कुंभक करो। अगर आपको रेशो नहीं जमता है तो नहीं करो, बट डोंट होल्ड जबरदस्ती। कितने लोगों को नहीं होता है, फिर वो कॉन्ट्रा करके चेहरा दबा के वो दबा के रखते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। सो यू प्रैक्टिस से यू विल लर्न इट। द मोर यू लर्न, द मोर यू गेट प्रैक्टिस, द मोर यू आर बेनिफिटेड। ऐसे है, समझ में आया? तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। 1:4:2 जो भी दिया है रेशो, वो तो रेशो से प्रैक्टिस करनी है ना। बट ऐसे होता है ना कि समटाइम्स सम पीपल आर मोर एंथुजियास्टिक कि मुझे वो सब कुंभक आनी चाहिए, फिर वो बंद करके नोस्ट्रिल्स बंद करके प्रैक्टिस करने। कोई बोलते हैं ऐसे प्रैक्टिस करके देखो कि कितना टॉलरेंस है तुम्हारा, कितने टाइम तक नाक बंद करके रखते हैं या कितना। इवन यू नो जो डीप डाइविंग करते हैं, सी डीप डाइविंग जो, क्योंकि उनको तो सांस बंद करनी पड़ती है, इवन दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बाद में, समझे ना। वो डीप डाइविंग जो करते हैं ना इसमें, एंड दोज हु आर द योगीज कैन स्टॉप देयर ब्रीथ फॉर वॉट एवर टाइम। तो उसे बोलते हैं ना चतुर्थ शेपी विशेष प्राणायाम जो पतंजलि ने दिया है, दैट यू कैन सस्पेंड योर ब्रीदिंग एज लॉन्ग एज यू विश। हाउ, अभी उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बट अभी नहीं, चलो ठीक है। जस्ट you, if you know, some people might be knowing what is hibernation, right? Some animals do hibernate in the winter. उनकी सांस बंद हो जाती है, then in the winter में वो deep dive करके अंदर सो जाते हैं। Almost the everything, metabolism, everything stops. Polar bears या जो है तो सो जाते हैं for 3-4 months, सो जाते हैं। बाद में जैसे ही समर आ गया जगते हैं, वापस चालू होता है। So nature has awarded them. So it is possible. It is possible. ऐसे नहीं है कि it is not possible. But हम कैसे suddenly होगा? Nature has not awarded it to us. तो हमें सीखना है, सीखने के बाद करेंगे, है ना।